हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ पाक्षिक प्रश्न पत्र माह दिसंबर 2021। विषय है हिंदी, कक्षा है 11वीं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको क्या दिया हुआ है? प्रश्न 1 का सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो मैंने यहाँ पर विकल्प नहीं दिए हुए हैं, विकल्प आप प्रश्न पत्र से देख सकते हैं। सही उत्तर मैंने दे दिए हैं। तो पहला प्रश्न है सैयद हैदर रजा थे, तो सही उत्तर है इसका ख, चित्रकार। दूसरा है संत रैदास किस शाखा के कवि हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका क, ज्ञानश्रेयी शाखा। ठीक है। फिर प्रश्न 3 है भारत माता पाठ के लेखक हैं। तो सही उत्तर है घ, जवाहरलाल नेहरू। चौथा है मरसिए है, तो मरसिए क्या है? सही उत्तर है क, मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत। फिर है प्रश्न 1 का ख भाग, खालिस्तान भरिए। तो पहला है सन 1948 में कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। तो ये एक्चुअल में प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम लिखना था, उसके लिए खालिस्तान दिया हुआ था, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा जानकारी के रूप में यहाँ पर आपको उत्तर दे रहा हूँ। आपको इसमें से जो सही लगता है वो लिख सकते हैं। मार्च, असल में हुआ क्या था, इस वर्ष में 2 प्रधानमंत्री हुए थे, तो इस हिसाब से मैंने ये पूरी जानकारी आपको दे दी है। आप इसमें से जो चाहें वो लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। तो मार्च 1948 तक के मेहरचंद महाजन प्रधानमंत्री थे। इसके बाद मार्च 1948 के बाद से शेख अब्दुल्ला अंतरिम प्रधानमंत्री बने। ठीक है, शेख अब्दुल्ला अंतरिम प्रधानमंत्री थे और मेहरचंद जो थे प्रधानमंत्री थे। फिर है दूसरा, मीराबाई रैदास को अपना गुरु मानती थी। मुर्दा शांति से भर जाने का अर्थ होता है निष्क्रियता। और चौथा है नेहरू जी का किसी सभा में स्वागत भारत माता की जय इस नारे के साथ होता था। प्रश्न 2 है रैदास कवि ने चंदन किसे कहा है? तो रैदास कवि ने भगवान को सुगंधित चंदन कहा है, जिनके सानिध्य में भक्त रूपी तुच्छ वृक्ष भी सुगंधित हो जाते हैं। प्रश्न 3 है सैयद हैदर रजा जीवन में धन को कितना महत्व देते थे? तो उत्तर है सैयद हैदर रजा जीवन में धन को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, अपितु वे कठिन संघर्ष और दृढ़ संकल्प से अपने लक्ष्य की प्राप्ति को ज़्यादा महत्व देते थे। प्रश्न 4 है कार्टून कोना क्या होता है? तो समाचार पत्र का वह विशेष हिस्सा जिसमें वर्तमान समसामयिक विषयों से संबंधित कोई विषय या व्यंग्य कार्टून के माध्यम से दर्शाया जाता है, कार्टून कोना कहलाता है। इसके माध्यम से की गई सटीक टिप्पणियाँ पाठक को छूती हैं। ये प्रायः समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं। प्रश्न 5 है संचार क्या है? संचार के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो उत्तर है संचार के मूल में चर धातु है। चर का अर्थ होता है विचरण करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। यहाँ पहुंचना मनुष्य का भी हो सकता है, अन्य प्राणियों का भी, ध्वनि का भी, चित्र का भी और प्रकाश का भी। परंतु संचार का वास्तविक अर्थ है मानव के संदेशों को पहुँचाना, अर्थात संदेश भेजना और प्राप्त करना। संचार के मूल तत्व क्या है? संचार या स्रोत, संदेश देने वाले के बारे में सोचना। दूसरा है संदेश का कूटीकरण, एनकोडिंग या भाषाबद्ध करना। संदेश का कूटवाचन, डिकोडिंग या भाषा ग्रहण करना। प्राप्तकर्ता संदेश को समझना या तथा प्रतिक्रिया करना। तो ये इसको चित्र के माध्यम से यहाँ पर हमने समझा दिया है। पहला यहाँ पर संचारकर्ता, ठीक है, संचारकर्ता से ये कूट द्वारा संप्रेषित होता है और फिर ये उसको कूटवाचन किया जाता है, फिर ये प्राप्तकर्ता तक पहुँचता है। प्राप्तकर्ता अपनी प्रतिक्रिया देता है, ठीक है, वापस ये कहाँ तक पहुँचता है? संचारकर्ता तक के। और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो कहलाता है, पूरी की पूरी प्रणाली संदेश संचार कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगला है प्रश्न 6 भाव सौंदर्य लिखिए। तो किस चीज़ का भाव सौंदर्य? जो पद्यांश है आपका वो प्रश्न पत्र में मिल जाएगा। तो कैसा है इसका भाव सौंदर्य देख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने मनुष्य के परस्पर जुड़ने में जातिगत भाव को बाधा बताया है। कवि कहते हैं कि केतन के पात के समान जाति जाति में भेद है और जब तक यह जातिगत भेद अस्तित्व विहीन नहीं हो जाता तब तक मनुष्य एक दूसरे से सम्यक रूप से नहीं जुड़ पाता है। प्रश्न 7 है पत्रकारिता के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख करिए। तो आंसर हो जाएगा इसका पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार निम्न है। पहला है खोजपरक पत्रकारिता। तो खोजपरक पत्रकारिता में गहराई से छानबीन करके सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है। सार्वजनिक महत्व के भ्रष्टाचार और अनियमितता को उजागर करने के लिए खोजपरक पत्रकारिता का प्रयोग किया जाता है। उसके प्रमाण एकत्र कर प्रकाशित किए जाते हैं। दूसरा है विशेषीकृत पत्रकारिता। किसी विशेष क्षेत्र की गहरी जानकारी देते हुए उसका विश्लेषण करना विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से निम्न क्षेत्र आते हैं। पहला संसदीय पत्रकारिता, दूसरा न्यायालय पत्रकारिता, तीसरा आर्थिक पत्रकारिता, चौथा खेल पत्रकारिता, पांचवा विज्ञान और विकास पत्रकारिता, छठवां अपराध पत्रकारिता, सातवां फैशन और फिल्म पत्रकारिता। तीसरा है वॉचडॉग पत्रकारिता। सरकार के कामकाज पर निगाह रखने और उसकी गड़बड़ियों का पर्दाफाश करना वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। चौथा एडवोकेसी पत्रकारिता। किसी खास विचारधारा, मत या घटना पर जनमत बनाने के लिए अभियान चलाने वाली पत्रकारिता को पक्षधर पत्रकारिता या एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। पांचवा है वैकल्पिक पत्रकारिता। प्रायः सभी पत्र तथा पत्रकार स्थापित व्यवस्था और मालिकों के अनुकूल चलते हैं, परंतु जब मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प के रूप में अपनी सोच को व्यक्त करता है तो उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। इन्हें प्रायः पूंजीपतियों का, सरकारों का तथा विज्ञापनों का समर्थन प्राप्त नहीं हो पाता। छठवा है पीत पत्रकारिता या पेस्ट्री पत्रकारिता। सनसनी, चकाचौंध या ग्लैमर फैलाने वाली पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता या पेस्ट्री पत्रकारिता कहा जाता है। ठीक है,
अगला सवाल है, भारत माता पाठ का मूल भाव क्या है? आज़ादी के पूर्व किसानों की आज़ादी के बाद किसानों की स्थिति किस सीमा तक बदली है? तो मूल भाव क्या है? भारत माता पाठ नेहरू जी द्वारा लिखित हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। अंग्रेजी से हिंदी रूपांतरण भाऊ उपाध्याय ने किया है। इस अध्याय में नेहरू ने यह बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक क्षेत्रों में बटे होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के आधार क्या है और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है? यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है। इसी क्रम में नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया है और उनका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब यहाँ के करोड़ों करोड़ों लोगों की जय। जब वे स्वयं को भी भारत माता का अंग समझते थे तो उनकी आंखों में चमक आ जाती थी। अब आज़ादी के पूर्व व उपरांत किसानों की स्थिति। तो पूर्व में क्या स्थिति थी? आज़ादी के पूर्व किसानों को गरीबी, भुखमरी की समस्या, पूंजीपतियों, महाजनों से कर्ज लेने की व्यवस्था, सह कर्ज अदायगी न कर पाने के कारण विविध प्रकार के शोषण का शिकार, जमींदारों को लगान पटाने की समस्या, पुलिस के बहुविध जुल्म एवं विदेशी सरकार का अनेक तरह से सितम की समस्या का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता के पश्चात 70 वर्ष की सुदीर्घ अवधि बीत जाने के बाद भी किसानों की स्थिति में जिस खुशहाल तब्दीली की हम अपेक्षा रखते हैं, उस तरह के बदलाव के लिए अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। आज बहुत सारे ऐसे किसान आपको अवश्य मिल सकते हैं जिनकी कृषि व्यवस्था आधुनिक तकनीकी आधारित है। बीज बोने से लेकर के सिंचाई, काटने, कटाई एवं मिंजाई तक का कार्य सर्वथा यंत्र आधारित संपन्न हो रहे हैं। इसी तरह अन्य कृषि संबंधी डेयरी, पशुपालन, कुक्कुट पालन आदि में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग से संबंधित किसानों की स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। परंतु अभी भी अनगिनत किसान ऐसे हैं जिनकी सर्वथा दयनीय स्थिति कभी कभी इतनी विकराल स्थिति में पहुंच जाती है कि वे मौत को गले लगाने तक के लिए विवश हो जाते हैं। प्राकृतिक बाढ़, सूखे की मार, नियमों में विसंगतियां, विकास के नाम पर खेत खलिहान, वन पहाड़ आदि के साथ छेड़खानी का दुष्प्रभाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसानों को ही झेलना पड़ता है। अतः इन पर सम्यक ध्यान व निदान भी आवश्यक है। आज के युवाओं की रुचि कृषि कार्य में घटती जा रही है। इनकी कृषि कार्य में रुचि जागृत करने के लिए सम्यक उपाय करना अत्यंत जरूरी है। जय जवान के साथ जय किसान के संदर्भ में कथनी और करनी में समन्वय अति आवश्यक है। तो इस प्रकार से ये जो असाइनमेंट है हमारा यहाँ पर आकर के समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आने वाले जो भी अपडेट्स हैं उनके लिए, और आपका जो सब्सक्रिप्शन है वही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।